नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, भूगोल की पिछली क्लास में हमने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को पढ़ा था और इस सिद्धांत को पढ़ते-पढ़ते हमने अंत में ये समझ लिया था कि प्लेट विवर्तनिकी के कारण ही हमारी पृथ्वी पर भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं, बड़े-बड़े पर्वत बनते हैं, यहाँ तक कि गर्त भी प्लेट विवर्तनिकी के कारण ही बनते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास का टॉपिक है भूकंप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक। आज की क्लास में हम समझेंगे कि विश्व के प्रमुख स्थान कौन-कौन से हैं जहां पर भूकंप आते रहते हैं। फिर हम जानेंगे कि भूकंप मापने के प्रमुख पैमाने कौन-कौन से हैं, भूकंप से संबंधित प्रमुख शब्द जो आए दिन हमारी परीक्षा में आते रहते हैं। और फिर हमारे भारत के संदर्भ में हम देखेंगे कि कौन-कौन से स्थान हैं जहां पर भूकंप अधिक तीव्रता वाले आते हैं और कौन से स्थान हैं जहां पर कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं अपनी एक लाइन से। वो लाइन ये है कि देखो, भूकंपों का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसको हम कहते हैं भूकंप विज्ञान, और इस भूकंप विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं सिस्मोलॉजी। आपसे कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सिस्मोलॉजी से क्या तात्पर्य है, तो आप याद रख लीजिएगा कि सिस्मोलॉजी उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है। अब भूकंप का अर्थ समझ लेते हैं। देखो, इस शब्द में इसका अर्थ छुपा हुआ है। आपके सामने एक शब्द है भूकंप, इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा है। भू का अर्थ होता है पृथ्वी या धरातल और कंप का अर्थ होता है कंपन करना, अर्थात पृथ्वी की सतह का अचानक और तीव्रता के साथ कंपन करना ही भूकंप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि ये कंपन क्यों होता है। तो देखो, इसका प्रमुख कारण यह है कि जो हमारी पृथ्वी है, हमने पिछली क्लास में जाना था कि हमारी पृथ्वी कुछ परतों में बटी हुई है। तो यह कंपन पृथ्वी की भीतरी परतों में जो ऊर्जा संचित होती है वो अचानक से मुक्त होती है। जब अचानक से ऊर्जा मुक्त होगी, उससे कंपन उत्पन्न होगा। भाई, हमारी पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है और जो भीतरी परत है उसमें ऊर्जा संचित रहती है। अचानक से इस ऊर्जा का मुक्त होना पृथ्वी के कंपन का कारण बनता है, और इस कंपन के कारण अर्थात भूकंप के कारण धरती हिलती है, इमारतें गिर सकती हैं, यहां तक कि सुनामी तक भी आ सकती है। आप सोच रहे होंगे सुनामी कैसे आ सकती है। अगर भूकंप का केंद्र सपोज सागर हो या महासागर हो तो सुनामी आ जाती है। जैसे सपोज ये हमारा एक महासागर है और यहां पर भूकंप का केंद्र है, तो चूंकि ये महासागर का तल कंपित होगा और इसमें जो पानी भरा हुआ है इसमें बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी, और जब भूकंप अगर तीव्रता के साथ आएगा तो ये लहरें सुनामी का रूप धारण कर लेगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सामान्य सा अर्थ बताया भूकंप का। अब हम चलते हैं भूकंप के प्रमुख कारण जानते हैं। भूकंप आने के प्रमुख कारण क्या है। तो देखो, सबसे पहला प्रमुख कारण तो मैंने आपको बताया प्लेट विवर्तनिकी है। कभी कभी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भूकंप आने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो पहला प्रमुख कारण है प्लेट विवर्तनिकी, क्योंकि जो पृथ्वी की प्लेटें हैं, जो स्थल मंडल में जो प्रमुख प्लेटें हैं जो हमने कल जाना था, हमारी पृथ्वी की जो पहली परत है स्थल मंडल, जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, जिसमें भूपर्पटी और जो मेंटल का ऊपरी हिस्सा है वो दोनों शामिल हो जाते हैं, और 100 किलोमीटर की ऊंचाई को हम स्थल मंडल कहते हैं। तो इस स्थल मंडल में कुछ प्रमुख प्लेटें हैं जिनको हमने कल अच्छे से समझा था। तो उन प्लेटों के आपस में टकराने से, अलग होने से या रगड़ खाने से ऊर्जा उत्पन्न होती है, और यही मुख्य कारण है। तो पहला कारण प्रमुख भूकंप आने का वो है प्लेट विवर्तनिकी। दूसरा कारण है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की गतिविधि होती है। भाई, ज्वालामुखी विस्फोट से भी आसपास में कंपन हो जाता है, आसपास की एरिया में, जो कि भूकंप का रूप धारण कर सकता है। तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण है भूस्खलन। हम आए दिन न्यूज में पढ़ते रहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में भूस्खलन हो रहा है। तो ये भूस्खलन भी भूकंप का प्रमुख कारण है। पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े पैमानों पर चट्टानों का खिसकना। और भी अन्य कारण है जो कि प्राकृतिक कारण अभी हम देख रहे हैं, जैसे कि उल्का पिंडों का गिरना, ये भी भूकंपों का कारण बन सकता है। तो ये प्रमुख प्राकृतिक कारण, लेकिन कुछ मानव निर्मित कारण भी हो सकते हैं जिनके कारण भूकंप आता है। कौन कौन से मानव निर्मित कारण हो सकते हैं वो आपके सामने है। जैसे बांधों का निर्माण, बड़ी संख्या में बड़े बड़े बांध हमने बना लिए हैं जो कि भूकंप का कारण बनते रहते हैं। खनन और विस्फोट, और सबसे बड़ा कारण जो मानव निर्मित है वो है परमाणु परीक्षण। कहीं पर एटम बॉम्ब का परीक्षण किया जा रहा है, कहीं पर हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया जा रहा है। तो ये सब मानव निर्मित कारण है जिनके कारण भूकंप बनते रहते हैं या आते रहते हैं या आने की संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने जाना कि भूकंप आने के प्रमुख कारण क्या हैं, प्राकृतिक कारण भी हैं और मानव निर्मित कारण भी हैं।
अब हम ये समझते हैं कि भूकंप से संबंधित प्रमुख शब्द कौन कौन से हैं जो आए दिन हम न्यूज में देखते रहते हैं। तो पहला प्रमुख शब्द आपके सामने है भूकंप का केंद्र। जब कोई भूकंप आता है तो हम न्यूज में पढ़ते हैं कि इसका केंद्र ये था, किसी स्थान का नाम आता है। तो इस भूकंप के केंद्र को इंग्लिश में फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। तो देखो केंद्र किसे कहेंगे, भूकंप का केंद्र क्या होगा, पृथ्वी के भीतर वह बिंदु जहां से भूकंपीय तरंगे उत्पन्न होती है वो भूकंप का केंद्र कहलाता है। अगर आपको नई बात समझ में आई तो मैं आपको एक चित्र बनाकर समझाना चाहता हूं। सपोज ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी का ये गर्भ है जहां पर भूकंप की तरंगे महसूस की गई सबसे पहले। क्योंकि हमारा जो स्थल मंडल है वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई का है और स्थल मंडल हमारे दुर्बल मंडल पर तैर रहा है। हमने पिछली क्लास में समझा था कि दुर्बल मंडल अर्धद्रव है। तो जो स्थल मंडल की प्रमुख प्लेटें हैं वो दुर्बल मंडल में तैर रही हैं। तो यहां पर जो सबसे पहले भूकंप आएगा वह गर्भ मतलब वह बिंदु जो पृथ्वी के गर्भ में होगा जहां पर तरंगे उत्पन्न होगी वो भूकंप का केंद्र कहलाएगा। सामान्य शब्द में मैं अगर आपसे कहूं तो पृथ्वी के गर्भ में भूकंप क्रिया उत्पन्न होने वाला बिंदु भूकंप केंद्र कहलाता है। दूसरा शब्द आपके सामने है उपकेंद्र। उपकेंद्र किसे कहेंगे, देखो उपकेंद्र उसे कहेंगे वह स्थान जहां भूकंप को सर्वप्रथम अनुभव किया जाएगा। तो देखो ये तो भूकंप का केंद्र है पृथ्वी के गर्भ में और इस केंद्र के ठीक ऊपर, इस केंद्र के ठीक ऊपर कहां बैठेगा, यहां पर बैठेगा। तो पृथ्वी के ठीक ऊपर वह स्थान, ये वाला जो स्थान है यहां पर मैंने ये जो बिंदु बनाया ये कहलाएगा उपकेंद्र। भाई वह स्थान जहां भूकंप को सबसे पहले अनुभव किया जाएगा वो कहलाएगा भूकंप का उपकेंद्र। और वह स्थान जो पृथ्वी के गर्भ में सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होगा जहां पर पृथ्वी के गर्भ में, वो भूकंप का केंद्र कहलाएगा। आप इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज मत हो जाना। केंद्र अलग होता है जो पृथ्वी के गर्भ में होता है और उपकेंद्र जिसको एपिसेंटर कहते हैं वो धरातल के ऊपर होता है। तो ये दो प्रमुख शब्द मैंने आपको बताए, एक तो भूकंप का केंद्र और दूसरा उपकेंद्र। देखो यहां पर सबसे अधिक प्रभावित मतलब स्थान सबसे प्रभावित होता है सबसे अधिक उपकेंद्र जिसको कहते हैं पृथ्वी की धरातल पर। तीसरा प्रमुख शब्द है जो भूकंप से संबंधित है वह है भूकंपीय तरंगे। देखो प्रमुख 3 प्रकार की तरंगे हम देखते हैं, कौन कौन सी है। सबसे पहले आपके सामने है पी तरंगे जिसको बोलते हैं प्राइमरी वेव्स अर्थात प्राथमिक तरंगे। दूसरी तरंग है सेकेंडरी तरंगे, सेकेंडरी वेव्स द्वितीयक तरंगे। और तीसरी एल तरंगे जिसको लंबी तरंग भी कहते हैं और जिसको लव तरंग भी कहते हैं। लव तरंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी खोज लव ने की थी। तो तीसरा प्रमुख शब्द आपके सामने है भूकंपीय तरंगे जिनको कहते हैं सिस्मिक वेव्स। और ये सिस्मिक वेव्स मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। एक एक करके इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं ताकि परीक्षा में अगर कोई प्रश्न बनता है तो हम उसका आसानी से उत्तर कर सकें। तो देखो पहली जो ये तरंग आपके सामने है प्राइमरी वेव्स, इसकी खास बात यह है कि ये जो वेव है, ये जो तरंग है पी तरंग, प्राइमरी वेव्स पी तरंग कहलाती है। ये तीनों तरंगों में सबसे तेज चलती है, इसका वेग सर्वाधिक होता है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कितना होता है इसका वेग, तो आप यहीं पर नोट कर लीजिए इसका वेग होता है लगभग 8 किलोमीटर से 11 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जो मैंने आपको ये बताया प्राइमरी वेव जो है इसको पी तरंग कहते हैं, इसकी अगर हम स्पीड की बात करें तो 8 से 11 किलोमीटर तक इसकी स्पीड हो सकती है। और दूसरी खास बात इस तरंग की ये है कि ये तरंग ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों में गति कर सकती है। कभी कभी आपसे प्रश्न में विकल्प बना के दे जाएंगे आपको कि बताइए कौन सी तरंग है जो तीनों माध्यमों में गति कर सकती है, तो वो तरंग है पी तरंग जो तीनों माध्यमों में गति कर सकती है। आगे चलते हैं, दूसरी तरंग की बात करते हैं। देखो दूसरी तरंग आपके सामने है एस तरंग, इंग्लिश में इसको कहते हैं सेकेंडरी वेव्स। इसकी खास बात यह है कि ये केवल और केवल ठोस माध्यम में ही गति करती है और पी तरंग से इसका जो वेग है वो धीमा होता है। बात करें इसका वेग कितना होता है, लगभग तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, इसका वेग होता है लगभग 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड एस तरंग का वेग होता है। तो पी तरंग की खास बात आपको याद रखनी है, तीनों तरंगों में सबसे अधिक इसका वेग होता है लगभग 8 किलोमीटर से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। और पी तरंग तीनों माध्यमों में गति कर सकती है, ठोस माध्यम में भी, तरल माध्यम में भी और गैस माध्यम में भी।
जो सेकेंडरी वेव है जिसको हम एस तरंगे कहते हैं, वो केवल और केवल ठोस माध्यम में गति कर सकती है और पी तरंग से धीमे चलती है। लगभग लगभग 5 से 8 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी गति होती है या इसका वेग होता है। और जो तीसरी तरंग है जिसको एल तरंगे कहते हैं, इसको सरफेस वेव भी कहते हैं क्योंकि ये सतह पर चलती है, और इसको लव तरंग भी कहते हैं। लव तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी खोज लव ने की थी। तो ये सबसे धीमे चलती है तीनों तरंगों में, लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी होती है। सतह पर चलती है, सबसे धीमी चलती है लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी होती है। बात करें इसके वेग की, कितना वेग होता है लगभग लगभग इसका वेग, तो इसका आप नोट कर सकते हैं, इसका वेग होता है 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। तीनों तरंगों में सबसे कम वेग लव वेव का होता है जिसको एल तरंग कहते हैं। इसको लंबी तरंग भी कहते हैं, इसको सतह तरंग भी कहते हैं। तीनों तरंगों में सबसे धीमी चलती है लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी होती है। आपसे कोई कारण पूछे सर्वाधिक विनाशकारी क्यों होती है? क्योंकि ये तरंग सतह पर चलती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया भूकंप से संबंधित तीसरा शब्द, जो कि तरंगे हैं, और तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। अब आगे चलते हैं, अगला शब्द देखते हैं जो भूकंप से संबंधित है, वो है समभूकंपी रेखा। ये आपके सामने चौथा शब्द है भूकंप से संबंधित। तो समभूकंपी रेखा किसे कहेंगे? देखो, वह रेखा जो भूकंप की समान तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ती है। सामान्य शब्दों में कहूं तो वे स्थान जहां पर समान तीव्रता का भूकंप आता है, समभूकंपी रेखा कहलाता है। भाई, समान तीव्रता वाले स्थानों को अगर हम आपस में जोड़ दें तो वो समभूकंपी रेखा कहलाएगी। आपको बस एक लाइन याद रखनी है। कभी कभी आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कभी भी कि समभूकंपी रेखा किसे कहेंगे, तो आप एक लाइन में कह दीजिएगा, भूकंप की समान तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा समभूकंपी रेखा कहलाती है। अगला शब्द है भूकंप से संबंधित, वो है समकेंद्रित रेखा। देखो, इसको भी एक लाइन में आप याद रख सकते हैं। इसका मतलब है वह रेखा जो एक ही समय पर पहुंचने वाली भूकंपीय तरंगों वाले बिंदुओं को जोड़ती है, वो समकेंद्रित रेखा कहलाती है। एक ही समय पर पहुंचने वाले भूकंपीय तरंगों को, जो भूकंपीय बिंदु होते हैं एक ही समय पर जो आते हैं, उनको जोड़ने वाली रेखा समकेंद्रित रेखा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, ये भूकंप से संबंधित प्रमुख 5 शब्द हैं। इन्हीं 5 शब्दों पर आपका कोई ना कोई प्रश्न बन जाता है। अब हम प्रमुख बात पढ़ने जा रहे हैं, और हम पढ़ने जा रहे हैं कि भूकंप का मापन कैसे किया जाता है। कौन कौन से प्रमुख पैमाने हैं जिनके कारण हम ये पता करते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया। तो देखो, भूकंप मापने के मुख्यतः 2 पैमाने हैं। पहला पैमाना आपके सामने है जिसका नाम है मर्केली पैमाना, और दूसरा पैमाना रिक्टर पैमाना होता है। सबसे पहले इस मर्केली पैमाने को हम पढ़ेंगे। देखो, दोनों ही पैमानों से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। तो अगर आपसे पहला प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि बताइए भूकंप मापने के कितने पैमाने होते हैं, तो आप कहिएगा 2। कौन कौन से? एक तो होता है मर्केली पैमाना और दूसरा होता है रिक्टर पैमाना। तो सबसे पहले इस मर्केली पैमाने को समझते हैं। देखो, मर्केली पैमाना भूकंप प्रभावित क्षेत्र में कितनी तीव्रता का भूकंप आया उसको मापने के लिए यह पैमाना यूज किया जाता है। और इस पैमाने में 1 से लेकर 12 तक कुल अंक होते हैं। 1 से लेकर 12 तक। 12 अंकों के बाद अगर कोई अधिक तीव्रता वाला भूकंप आ जाए तो हम ज्यादा से ज्यादा 12 अंक दे सकते हैं कि भाई 12 तीव्रता वाला भूकंप आया। इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते। यही कारण है कि इस मर्केली पैमाने को हम बंद पैमाना कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 12 अंकों के बाद हम ये नहीं बता सकते कि कितने तीव्रता वाला भूकंप आया। तो ये बंद पैमाना कहलाता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि बंद पैमाना कौन सा होता है, तो मर्केली पैमाना होता है। कारण यह है कि इस पैमाने पर 1 से लेकर 12 तक के अंक को ही दर्शाया जा सकता है, या स्तर कह सकते हैं। इसके आगे हम नहीं बता सकते कि कितनी तीव्रता वाला भूकंप है। बस हद है इसकी 12 अंक, इसलिए इसको बंद पैमाना कहते हैं। आगे चलते हैं। जो दूसरा पैमाना है भूकंप मापने का, वो है रिक्टर पैमाना, जो हमारी आज के समय में बहुत ज्यादा यूज होता है। रिक्टर पैमाना हम आए दिन सुनते रहते हैं। अगर कहीं भूकंप आता है तो जैसे कि 5 रिक्टर का आया, 5 रिक्टर तीव्रता वाला भूकंप आया, तो रिक्टर पैमाना है। देखो, ये पैमाना भी भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यूज किया जाता है। बात करते हैं इस स्केल में कितने अंक होते हैं, तो कुल 10 अंक होते हैं। इस स्केल में, रिक्टर पैमाने में कुल 10 अंक होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। और खास बात यह है इस पैमाने की कि प्रत्येक अंक पिछले अंक से 10 गुना आयाम, 10 गुना आयाम और 32 गुना ऊर्जा को दर्शाता है। प्रत्येक अंक पिछले अंक से 10 गुना आयाम और 32 गुना ऊर्जा को दर्शाता है।
जैसे अगर आपको नहीं बात समझ में आई तो मैं एक चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। सपोज दो स्थान हमारे सामने हैं। पहला स्थान है ईरान। सपोज यहां पर भूकंप आया ईरान में। और जैसे दूसरा स्थान है फिलीपींस। आज ही भूकंप आया फिलीपींस में और बहुत ही तीव्रता वाला भूकंप आया। 7.6 रिक्टर तीव्रता वाला भूकंप आया फिलीपींस में। तो अभी मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाना चाह रहा हूं कि ये जो प्रत्येक अंक पिछले अंक से 10 गुना आयाम और 32 गुना ऊर्जा दर्शाता है, इसका क्या मतलब हुआ। तो सपोज करो कि हमारे सामने दो स्थान है जहां पर भूकंप आए। एक ईरान है और दूसरा फिलीपींस है। सपोज ईरान में तो 4.6 तीव्रता वाला भूकंप आया और फिलीपींस में 7.6 तीव्रता वाला भूकंप आया। अब देखो यहां पर इनके दोनों स्थानों में जो फिलीपींस और जो ईरान है, दोनों, क्योंकि भाई यहां पर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया ईरान में और फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। तो ये जो ईरान है, यहां पर तो जो भूकंप है उसकी तीव्रता कम होगी फिलीपींस के अकॉर्डिंग, फिलीपींस की तुलना में कितनी कम होगी यही समझने जा रहे हैं। तो देखो जो फिलीपींस है, क्योंकि यहां पर कितने अंकों का यहां पर आपको अंतर नजर आ रहा है, 3 अंकों का अंतर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। भाई 4.6 तीव्रता का भूकंप ईरान में है और 7.6 तीव्रता का भूकंप फिलीपींस में है। और हमने यहां पर इस पॉइंट में यह समझाया कि प्रत्येक अंक पिछले अंक से 10 गुना आयाम और 32 गुना ऊर्जा दर्शाता है। तो सपोज हमने कर लिया है, यहां पर सपोज कर लिया है कि 4.6 तीव्रता का भूकंप ईरान में है। तो 4.6 के बाद क्या आएगा, 5.6। भाई एक अंक आगे बढ़ेंगे तो हम आयाम की बात कर रहे हैं, कितना आयाम होगा फिलीपींस में ईरान की तुलना में, और ऊर्जा कितनी होगी फिलीपींस में ईरान की तुलना में। तो देखो आयाम की बात करते हैं, चूंकि 3 अंकों का अंतर है 4.6 से 7.6 तक, तो 10 गुणा 10 गुणा 10 लगभग हो जाएगा 1000। 1000 गुना आयाम फिलीपींस में होगा ईरान की तुलना में। अगर ईरान में 4.6 तीव्रता वाला भूकंप आता है और फिलीपींस में 7.6 तीव्रता वाला भूकंप आता है, तो फिलीपींस का जो आयाम होगा ईरान की तुलना में वो 1000 गुना होगा। और वही बात करें ऊर्जा की, फिलीपींस में कितनी ऊर्जा होगी भूकंप की ईरान की तुलना में, तो हमने ये जाना प्रत्येक अंक पिछले अंक से 32 गुना ऊर्जा दर्शाता है, 32 गुना। तो आप यहां पर गुणा कर दीजिए 3 बार, 32 गुणा 32 गुणा 32, जो भी आएगा इतने गुना ऊर्जा होगी फिलीपींस में ईरान की तुलना में। तो ये जो तीसरा पॉइंट हमने लिखा, प्रत्येक अंक पिछले अंक से 10 गुना आयाम और 32 गुना ऊर्जा दर्शाता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो रिक्टर पैमाना है ये खुला पैमाना है। खुला पैमाना क्यों है, क्योंकि 10 अंकों के बाद भी हम भूकंप को दर्शा सकते हैं, क्योंकि हमने यहां पर ये कह दिया कि प्रत्येक अंक पिछले अंक से 10 गुना अंक को दर्शाता है। तो रिक्टर पैमाना एक खुला पैमाना है। कारण यह है कि इसमें 10 अंकों के बाद भी भूकंप को दर्शाया जा सकता है, भूकंप की तीव्रता को। और जो मर्केली पैमाना है वो एक बंद पैमाना है, क्योंकि उसमें 12 अंकों के बाद हम भूकंप को नहीं दर्शा सकते कि कितनी तीव्रता वाला भूकंप है। देखो अगर आपको नहीं बात समझ में आई, ये जो हमने पीछे तरंगे पढ़ी है, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि सपोज यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक पेज है और आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि हमारे सामने ये धरातल है, ये हमारी पृथ्वी है और हमारी पृथ्वी का ये गर्भ है जहां पर भूकंप का केंद्र है। यहां पर सबसे पहले जो भूकंप का केंद्र है वो ये बना, तो यहां से कुछ तरंगे आएंगी ऐसे, जो धरातल तक पहुंचेंगी। इन तरंगों को ही हमने 3 नाम दिए हैं, जैसे कि पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। ये हमारी धरातल का गर्भ में केंद्र है भूकंप का, और ये यहां से तरंगे निकलेगी और ये धरातल तक जाएंगी। और ये प्रमुखतः 3 तरंग होती हैं जिनका हमने पीछे चर्चा आपको विस्तार से बताई, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। मुझे लगा कि शायद आप कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखो हमने ये दोनों पैमाने जान लिए हैं। मर्केली पैमाना, आपको परीक्षा की दृष्टि से बस 2-3 बातें याद रखनी है मर्केली पैमाने में और रिक्टर पैमाने में। देखो मर्केली पैमाना बंद पैमाना है। इसका कारण ये है बंद पैमाने का, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 12 तक के अंक होते हैं और 12 अंकों के बाद हम भूकंप की तीव्रता को नहीं दर्शा सकते। यही कारण है कि मर्केली पैमाने को बंद पैमाना कहते हैं। बस मर्केली पैमाने के बारे में आपको इतना याद रखना है। इसमें 12 स्तर होते हैं 1 से लेकर 12 तक, और यह बंद पैमाना है। वही रिक्टर पैमाने की बात करें, इसमें 10 अंक होते हैं 0 से लेकर 9 तक। ये खुला पैमाना है
खुला पैमाना यह है कि इसमें 10 अंक के बाद भी भूकंप की तीव्रता को दर्शाया जा सकता है। और खास बात आपको ये याद रखनी है कि ये जो रिक्टर पैमाना है, इसमें प्रत्येक अंक पिछले अंक से 10 गुना आयाम और 32 गुना ऊर्जा को दर्शाता है, और ये खुला पैमाना है। अब बात कर लेते हैं भूकंप के प्रभाव। हालांकि बहुत सामान्य सी बात है, पर चूंकि हम भूकंप पढ़ रहे हैं तो एक छोटी सी जानकारी। देखो, प्राकृतिक प्रभाव की बात करते हैं। भूकंप के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो भूमि में दरारें आ सकती हैं, पहाड़ खिसक सकते हैं, यहां तक कि सुनामी भी आ सकती है अगर समुद्र में केंद्र हो। जैसे आज फिलीपींस में भूकंप आया 7.6 तीव्रता का। तो जो फिलीपींस के जो अधिकारी हैं, भूवैज्ञानिक हैं, उन्होंने चेतावनी दी लोगों को कि भाई सतर्क रहना, सुनामी आ सकती है, क्योंकि केंद्र शायद समुद्र में हो। तो आपको अगर ये समझने में समस्या है कि सुनामी कैसे आ सकती है भूकंप से, हालांकि मैंने ऊपर आपको बता दिया है, एक बार आपको मैं फिर से चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूं। सपोज ये समुद्र है, इसमें यहां पर पानी पानी भरा हुआ है और भूकंप आया। भूकंप का केंद्र ये समुद्र है। तो जब भूकंप आएगा तो ये समुद्र का तल कंपित होगा, कंपन होगा। आप एक बड़ा सा टैंक लीजिए, सपोज आप ट्रक चला रहे हैं, जो टैंक होते हैं, ट्रक टैंक होते हैं जो पानी इधर उधर जाता है। तो जब ट्रक गति करता है तो वो पानी भी साथ साथ इधर उधर होता है कि नहीं, हिलता है कि नहीं? क्यों हिलता है? क्योंकि जो ट्रक का टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है वो कंपित हो रहा है। तो अब आप ये सोचिए, जब ये जो समुद्र है इसका तल जब कंपित होगा तो जो ऊपर पानी भरा हुआ है उसमें गति होगी कि नहीं होगी? और अगर अधिक तीव्रता वाला भूकंप आया जिसका केंद्र समुद्र में होगा, तो समुद्र के पानी में बड़ी बड़ी लहरें उठेंगी और ये लहरें सुनामी का रूप धारण कर लेगी। तो भूकंप के प्रभाव में हमने ये जाना कि भूमि में दरारें पड़ सकती हैं, पहाड़ खिसक सकते हैं और सुनामी भी आ सकती है अगर समुद्र में केंद्र हो। दूसरे प्रभाव की बात करते हैं, मानवीय प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। देखो, इमारतें गिर सकती हैं, जान माल की हानि, आर्थिक नुकसान, बहुत ही सामान्य सी बातें हैं। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखो, नदियों का मार्ग बदल सकता है भूकंप के कारण, और नई झीलों का निर्माण हो सकता है, और जो नई झीलें, मतलब जो झीलें बनी हुई हैं वो सूख सकती हैं। कैसे? नई झीलों का निर्माण कैसे होगा और झीलें सूख कैसे सकती हैं? सपोज यहां पर ये समुद्र है, अभी हमने आपको बताया कि समुद्र में सुनामी आ सकती है भूकंप के कारण, और यहां पर कोई गड्ढा है समुद्र के आसपास। जब सुनामी आएगी तो समुद्र का पानी इसमें भरेगा कि नहीं? मतलब ये गड्ढा मैंने कहने को कह दिया है, पर ये बहुत बड़ा एरिया है। जब सुनामी आएगी तो सुनामी का पानी इसमें भरेगा और ये झील का रूप धारण कर लेगा। वहीं इसका उल्टा सोचें, ये पहले से यहां पर कोई झील है, इसमें पानी भरा हुआ है, भूकंप आया तो जैसे सुनामी में लहरें उठी, पानी बाहर निकल सकता है, समुद्र से बाहर निकलेगा तो सुनामी आएगी। उसी तरह से ये जो झील है, जब भूकंप आएगा तो इस झील से पानी बाहर जा सकता है कि नहीं? तो आपको यही समझाया गया है कि भूकंप के कारण झील का निर्माण हो सकता है, अर्थात झील बन भी सकती है और सूख भी सकती है। ये मैंने आपको भूकंप के प्रभाव बताए। अब बात कर लेते हैं भूकंप के प्रमुख क्षेत्र विश्व स्तर पर कौन कौन से हैं। देखो, भूकंप सबसे ज्यादा प्लेट सीमाओं पर आता है। ये हमने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा था कि प्रमुखतः 3 प्रकार की सीमाएं होती हैं: अभिसारी सीमाएं, अपसारी सीमाएं और रूपांतरण सीमाएं। तो सर्वाधिक भूकंप जो देखने को मिलते हैं वो प्लेट सीमाओं पर देखने को मिलते हैं। विश्व की दृष्टि से बात करें तो प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जहां पर भूकंप आते रहते हैं? तो पहला प्रमुख क्षेत्र है प्रशांत महासागर का अग्नि वलय। दूसरा क्षेत्र हमारा हिमालय का क्षेत्र है, जिसमें भारत, नेपाल और तिब्बत है, यहां पर भी भूकंप आते रहते हैं। और तीसरा क्षेत्र है भूमध्य सागर क्षेत्र, जिसमें हमने हैरी हैस का महासागरीय नितल सिद्धांत पढ़ा था। भूमध्य सागर क्षेत्र नहीं, चलो हाँ, जो भी है। तो यहां पर ये 3 प्रकार के क्षेत्र हैं, जहां पर और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं। हालांकि जापान, हम अच्छे से जानते हैं, सर्वाधिक भूकंप जापान में आते रहते हैं। लेकिन प्रमुख क्षेत्रों में ये प्रमुख क्षेत्र मैंने आपको बताया 3 क्षेत्र: प्रशांत महासागर का अग्नि वलय, हिमालय क्षेत्र में भारत, नेपाल और तिब्बत, और भूमध्य सागर का क्षेत्र। आप इसमें जापान भी जोड़ सकते हैं, जापान में सर्वाधिक भूकंप आते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा भारत देश है, भारत के संदर्भ में कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र है जहां पर भूकंप आते रहते हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि भूकंप की दृष्टि से वैज्ञानिकों ने हमारे देश को 5 जोन में बांट दिया है। जो पहला जोन है वो भूकंप की दृष्टि से एकदम सुरक्षित है। जैसे यहां पर जोन फर्स्ट मैंने लिखा,
तो ये वे क्षेत्र हैं जो भूकंप को लेकर सुरक्षित हैं। यहाँ पर किसी तरह का कोई भूकंप महसूस नहीं किया जाता है, या मैं ये कहूं कि भूकंप नहीं आते हैं जोन फर्स्ट में। अब आप ये सोच सकते हैं कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर भूकंप नहीं आते हमारे भारत में। तो देखो, वर्तमान में हमारे भारत में ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं है जो जोन फर्स्ट में आता हो। जोन फर्स्ट का मतलब आप समझ गए हैं। जोन फर्स्ट उसे कहेंगे जो भूकंप की दृष्टि से एकदम सुरक्षित है। जहां पर भूकंप नहीं आते हैं उसको जोन फर्स्ट कहेंगे। तो हमारे भारत देश का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जो जोन फर्स्ट में आए। 2001 तक था, लेकिन सन 2001 में अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, 26 जनवरी सन 2001 में एक स्थान है भुज। 26 जनवरी सन 2001 की हम बात कर रहे हैं। गुजरात में एक स्थान है भुज, जहां पर बहुत ही भयावह भूकंप आया था। 26 जनवरी सन 2001 भुज में, गुजरात में बहुत भयावह भूकंप आया था। तो इस तारीख के बाद, 26 जनवरी 2001 के बाद, जोन फर्स्ट में हमारे देश का कोई भी क्षेत्र नहीं रहा। मैं एक बार फिर से बता दूं, हमने भारत के सारे क्षेत्र को, जो हमारा भारतीय भूभाग है, उसको भूकंप की दृष्टि से 5 जोन में विभाजित कर दिया। पहला जोन उसको कहा गया जहां पर भूकंप बिल्कुल भी नहीं आते हैं। दूसरे जोन में मैंने आपको बताया, पहले जोन में, कि हमारे भारत का कोई भी क्षेत्र फर्स्ट जोन में नहीं आता है। दूसरी जोन की बात करते हैं, ये जोन फर्स्ट से अधिक हानिकारक है भूकंप की दृष्टि से। यहाँ पर कुछ अधिक भूकंप आते हैं। तो देखो, दक्कन का पठार या दक्षिण भारत, जिसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी कह सकते हैं, जोन सेकंड में आता है। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत जो जोन सेकंड में आता है, अर्थात भूकंप आते हैं प्रायद्वीपीय भारत, जिसको दक्कन का पठार या दक्षिण भारत भी कहते हैं। भाई, जोन फर्स्ट में तो हमने उसको रखा जहां पर भूकंप महसूस नहीं किया जाता, जो भूकंप की दृष्टि से एकदम सुरक्षित है। तो हमारे देश का कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो जोन फर्स्ट में आता हो, अर्थात सभी जगह लगभग महसूस किया जाता है भूकंप। जोन सेकंड में हमने दक्कन पठार और दक्षिण भारत को रखा, जिसको हम एक शब्द में कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत। जोन सेकंड में मध्य भारत को रखा जाता है। और जोन फोर्थ, जैसे जैसे हम जोन में आगे आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे जो भूकंप की तीव्रता वो अधिक होती जाएगी। देखो, जोन फोर्थ की बात करते हैं, चौथे जोन की बात करते हैं, तो देखो चौथे जोन में वे स्थान है जो जोन 5 में नहीं है। तो पहले 5वें जोन में देख लेते हैं कौन कौन से स्थान है। देखो, जो जोन फिफ्थ है, अर्थात 5वां जो जोन है, ये सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप से संबंधित है। अर्थात इन स्थानों पर सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप आते हैं, अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। कौन कौन से वो क्षेत्र हैं? तो सबसे पहला क्षेत्र आपके सामने है कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी जोन फिफ्थ में रखी गई है। यहां पर सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप आते रहते हैं। फिर पश्चिमी हिमाचल, जो हिमाचल प्रदेश है उसका जो पश्चिमी क्षेत्र है, वो भी जोन फिफ्थ में रखा गया है। यहां पर भी विनाशकारी भूकंप आते रहते हैं। फिर उत्तरी उत्तराखंड में भी विनाशकारी भूकंप आते रहते हैं। उसके बाद है उत्तर मध्य हिमालय तलहटी वाला बिहार। भाई, उत्तर मध्य बिहार का जो क्षेत्र है, हिमालय तलहटी वाला जो क्षेत्र है, वो भी जोन फिफ्थ में रखा गया है। यहां पर भी विनाशकारी अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। उसके बाद संपूर्ण उत्तर भारत। आपको पता है कि हमारे उत्तर भारत में, जिनको पूर्वोत्तर राज्य बोलते हैं, जिनको सेवन सिस्टर भी कहते हैं, तो संपूर्ण उत्तर भारत भी जोन फिफ्थ में रखा गया है। अर्थात तीव्रता वाले भूकंप आते रहते हैं, विनाशकारी भूकंप आते रहते हैं। इसके अलावा कच्छ क्षेत्र जो है, जो गुजरात में है, कच्छ, यहां पर भी तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी विनाशकारी भूकंप आते रहते हैं। तो ये सारे स्थान जोन फिफ्थ में रखे गए हैं। कश्मीर घाटी, पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, उत्तरी उत्तराखंड और उत्तर मध्य हिमालय तलहटी वाला बिहार, संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत, कच्छ क्षेत्र गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये जो जोन फिफ्थ है, इस जोन फिफ्थ के अलावा जो बचा हुआ हिस्सा है, वो सब जोन फोर्थ में आता है, जहां पर कुछ कम तीव्रता वाले भूकंप आते हैं। जोन फिफ्थ की तुलना में सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप जहां पर आते हैं, उनको हमने जोन फिफ्थ में रखा है। तो जोन फोर्थ में वे स्थान जो जोन फिफ्थ में नहीं है, वो सभी स्थान जोन फोर्थ में आते हैं। कौन कौन से स्थान है? तो देखो, यहाँ पर जो कश्मीर घाटी के अलावा जो शेष जम्मू और कश्मीर है, वो भी जोन फोर्थ में रखा गया है। जो पश्चिमी हिमाचल है, उसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश है, वो भी जोन फोर्थ में रखा गया है। उत्तरी उत्तराखंड के अलावा उत्तराखंड जो है, वो जोन फोर्थ में है। सिक्किम, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी भाग हैं, वो भी जोन फोर्थ में है। इसके अलावा दिल्ली
महाराष्ट्र का पश्चिमी तटवर्ती कोयना बांध क्षेत्र भी जोन 4 में आता है भूकंप की दृष्टि से। तो आशा करता हूं कि भारत को जो हमने 5 जोन में रखा भूकंप की दृष्टि से, ये आपने समझा होगा। देखो जोन फर्स्ट है, सॉरी, ये भूकंप की दृष्टि से सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर भूकंप नहीं आते, हम ये कह सकते हैं। तो हमारे भारत का कोई से भी ऐसा स्थान या क्षेत्र नहीं है जो जोन फर्स्ट में आता हो। फिर जोन सेकंड, जहां पर कुछ अधिक तीव्रता वाले भूकंप आते हैं, उसमें दक्कन का पठार और दक्षिण भारत आता है, जिसको मैंने आपको कहा कि एक शब्द में आप प्रायद्वीपीय भारत कह सकते हैं। फिर जोन थर्ड है, जहां पर जोन सेकंड से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आएंगे, और इस जोन थर्ड में मध्य भारत को रखा गया है। फिर जोन फोर्थ है, जहां पर जोन थर्ड से अधिक तीव्रता वाले भूकंप आएंगे, और इस जोन फोर्थ में हमने उन क्षेत्रों को रखा है, उन स्थानों को रखा है जो जोन फिफ्थ में नहीं है। और जोन फोर्थ के अलावा जो सबसे विनाशकारी भूकंप आते हैं जिन क्षेत्रों में, उनको हमने रखा है जोन फिफ्थ में। और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो आपके सामने है। कश्मीर घाटी है, पश्चिमी हिमाचल है, उत्तरी उत्तराखंड है, उत्तर मध्य हिमालय तलहटी वाला बिहार, फिर संपूर्ण उत्तर पूर्व भारत, कच्छ क्षेत्र गुजरात, और उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जोन फिफ्थ में आता है। आशा करता हूं कि भारत के संदर्भ में ये जो हमने 5 क्षेत्र बनाए वो आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये भूकंप का हमारा एक चैप्टर था जो कि बहुत अच्छा चैप्टर था। आपको यहां से कोई ना कोई प्रश्न बनता रहता है, मिलता रहता है, जो हमने आज अच्छे से पढ़ लिया है। अब निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। देखो, निष्कर्ष में हम क्या क्या कह सकते हैं इस भूकंप संबंधी चैप्टर में। तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि भूकंप के समय सबसे पहले जो पी तरंगे आती हैं, भाई सपोज ये हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के गर्भ में यहाँ पर भूकंप का केंद्र है, तो भूकंप स्थल पर जो सबसे पहले तरंगे पहुंचेगी वो पी तरंगे पहुंचेंगी, क्योंकि इनका जो वेग है, इनकी जो गति है वो सर्वाधिक होती है, 8 किलोमीटर से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड तक। पी तरंगे सबसे पहले आती हैं, उसके बाद एस तरंगे आती हैं, और अंत में सतही तरंगे आती हैं, क्योंकि इनका वेग सबसे धीमा होता है। लेकिन असली विनाश का कारण है वो सतही तरंगे होती हैं। उसके बाद निष्कर्ष में हम ये भी कह सकते हैं कि भूकंप प्राकृतिक आपदाओं में सबसे विनाशकारी है। इसका मुख्य कारण प्लेट विवर्तनिकी है। हम भूकंप को रोक नहीं सकते, लेकिन तैयार रहकर हानि को कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक अच्छा सा चैप्टर भूकंप अर्थात अर्थक्वेक आज समाप्त हुआ। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जिसमें हम ज्वालामुखी पढ़ेंगे और भी अन्य संरचनाएं पढ़ेंगे। तो आज की क्लास का मैं यहीं पर समापन करता हूं, और समापन करने से पहले आपसे अपील करता हूं कि प्लीज, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों से भी कराएं। इसी अपील के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।